ठीक है, तो देखो P1, अब ये कंडीशन देखो, पहले इस कंडीशन को समझो क्या कह रहा है। पहले आप बिफोर द कोलिजन, एट कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या हो गया। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है याद रखने के लिए वो मोमेंटम है। मोमेंटम का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो जब ए बॉल के लिए अपन मोमेंटम निकालेंगे, ये बॉल है इसका मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी ए बॉल के लिए कितना हो गया m1 डॉट u1। ये क्या था, बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले था। अब क्या होगा, जब इनकी क्या हो गई, कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हुआ है। कोलिजन हुआ है तो क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी एक्सचेंज होगी, एनर्जी कम हुई तो इनकी क्या होगी, स्पीड भी चेंज होगी या नहीं होगी, वेलोसिटी कम ज्यादा होगी। ठीक है, यानी v1 से क्या होगी, v2 होगी। ठीक है, अब देखो आफ्टर द कोलिजन ए बॉल के लिए क्या मोमेंटम क्या होगा, p1 डैश हुआ, कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इसका कोलिजन मास m1 रहेगा, उसमें वेलोसिटी कितनी होगी अब v1, तो m1 डॉट v1। इसके लिए मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, p1 डैश माइनस p1 निकालेंगे ना, ए बॉल के लिए मोमेंटम में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल ए बॉल के लिए मोमेंटम चेंज कितना हुआ, कोलिजन से पहले p1 था, कोलिजन के बाद p1 डैश हो गया, तो p1 डैश माइनस p1 कितना हुआ, देखो m1 v1 माइनस m1 u1, m1 v1 माइनस m1 u1, क्या करेंगे, m1 कॉमन आ जाएगा, v1 माइनस u1 आ गया नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होगा फॉर बॉल बी बॉल के लिए देखेंगे ये सेम चीज, बिफोर द कोलिजन, उसका मोमेंटम कितना होगा, p2 मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है बॉल बी का m2, वेलोसिटी कितनी है u2, तो मास इनटू वेलोसिटी m2 इनटू u2। आफ्टर कितना होगा, p2 डैश कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास m2 ही रहेगा, वेलोसिटी कितनी होगी v2, तो m2 डॉट v2। चेंज इन मोमेंटम, p2 डैश माइनस p2 कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, या m2 v2 माइनस u2। यहाँ पे जब आप इस डेरिवेशन को तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो है किसको किस में से माइनस करना है, और सेकंड इनको जो नेगोशिएशन है, यानी 1 2 और ये क्या है आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आप ये ना हो कि आप u1 से v1 घटा दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते, ये दो से जो टर्म है ये याद नहीं रखेगी। ठीक है, अब देखो देख लिया, अब जो देखने लायक चीज है, रखने लायक चीज है वो ये m1 v1 माइनस u1 और m2 v2 माइनस u2। ये क्या है, ए बॉल के लिए मोमेंटम चेंज है, क्या है, ए बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम है, और ये क्या है, बी बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन समझ में आ गई, जब फिर रब करता हूं मैं। ठीक है, साथ में इसको नोट कर लो या तो, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, बाकी नोट्स में यही आपकी देखो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब देखो अपन ने दो फोर्स देखे थे, कोलिजन हुआ था ए और बी का, तो दो फोर्स आए थे, एक तो F1 जो ए से बी की तरफ लगाया था, ए ने बी की तरफ लगाया था नहीं लगाया था, और न्यूटन के तीसरे लॉ से क्या था, न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसकी वजह से बी भी क्या लगाएगा, ए के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ए बी की तरफ फोर्स लगाया तो बी भी क्या लगाएगा, ए की तरफ फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, F2। ठीक है, तो ए का फोर्स देखो F1 है, ए का कौन सा फोर्स है F1, बी का F2। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ए बॉल का फोर्स कौन सा, F1। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ देखो तो क्या होता था, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T होता था ना। ठीक है, ये होता था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो
तो ए बॉल का फोर्स कौन सा, m1, ए बॉल का फोर्स f1 है, ठीक है। तो f1 क्या होगा, किसकी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ए के लिए कितना है, ये है ए के लिए चेंज इन मोमेंटम कितना है, p1 डैश माइनस p अपॉन t, जिस टाइम के लिए हुआ है ए बॉल के लिए, ए बॉल के लिए बात करते हैं अपन, ए बॉल का फोर्स है तो ए बॉल के लिए मोमेंटम आएगा ये, ठीक है। इसका मोमेंटम लेंगे p1, अब इसकी वैल्यू तो कितनी है, p1 डैश माइनस pt, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। इसी तरह किसके लिए, b बॉल के लिए करेंगे, b का फोर्स कौन सा था, b ने कौन किसकी तरफ फोर्स लगाया था, a की तरफ फोर्स लगाया था, f2 लगाया था, तो f2 कितना होगा, p2 डैश माइनस p2 अपॉन t, क्योंकि ये b के लिए चेंज इन मोमेंटम है, b के लिए चेंज इन मोमेंटम कौन सा था, ये था, तो b की वैल्यू कर देंगे p2 माइनस p2, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। आगे सुने, ये अपनी पहली इक्वेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब देखो एक बार वापस न्यूटन का तीसरा लॉ रिमाइंड करना, क्या बोला था न्यूटन के तीसरे लॉ में, कई बार रिमाइंड हो चुका है, एक बार तो हर एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा, ये था, ठीक है। रिएक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स कौन से है, F1 और F2, F2 और F1 क्या है, एक्शन और रिएक्शन है। तो न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर एक्शन हुआ है तो उसका अपोजिट और इक्वल क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो अपोजिट तो ही F1 किसकी डायरेक्शन के है, F1 क्या है, F1 के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन हुआ ना, क्या हुआ, F2 कैसा होगा, इक्वल और अपोजिट होगा, इक्वल होगा यानी F1 और F2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी जितना ए बॉल है वो बी के ऊपर फोर्स लगानी है, उतना ही बी क्या लगाएगी, ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। ये किसने बताया था, न्यूटन के तीसरे लॉ ने। ये तो बात हुई इक्वल की, अब दूसरी बात थी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो अगर कोई दो क्वांटिटीज है वो अपोजिट डायरेक्शन में और सेम हो तो उसकी जगह माइनस लगा देते हैं, माइनस शो करता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। ये आप जब नोट्स में देखोगे तब पता चल जाएगा, और वैसे ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर कैसे आया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ से। F1 का एक रिएक्शन होगा किसके ऊपर, रिएक्शन का मतलब होता है फोर्स, एक्टिंग फोर्स और रिएक्टिंग फोर्स। एक्शन का मतलब है एक्टिंग फोर्स और रिएक्शन का मतलब रिएक्टिंग फोर्स, यानी कि एक्शन फोर्स लगाया तो उसके रिएक्शन में कौन सा फोर्स लगाया, तो एक्शन फोर्स अपना कौन था, ये किसके ऊपर गया, बी के ऊपर, तो बी का एक रिएक्शन आया किसके ऊपर, ए के ऊपर, कैसा आया, इक्वल होगा। तो दूसरी बात अपोजिट होगा, तो इक्वल के लिए अपन ने इक्वल का साइन लगा दिया और अपोजिट के लिए ये आ गया। अब F1 की वैल्यू कितनी है, ये, F2 की ये, तो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों की वैल्यू किसमें रख दो, फिफ्थ में रख दो। रखोगे तो कितनी आएगी, F1 की वैल्यू ये रखना m1 v1 माइनस u1 अपॉन टाइम माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। अब देखो टाइम दोनों साइड है, इसके बेस में भी और इसके बेस में भी, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये आ गया, हट गया। अब क्या होगा, m1 v1 अंदर मल्टीप्लाई करो, m1 v1 माइनस का निशान m1 मल्टीप्लाई u1 इक्वल टू माइनस है, तो माइनस का m2 से होगा, माइनस m2 जब v2 से मल्टीप्लाई होगा तो m2 v2। अब देखो एक अंदर माइनस एक बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इस कंडीशन के अंदर जो अंदर वाली टर्म है वो किसकी आएगी, प्लस की आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये तो माइनस था, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी m2 कितना आ जाएगा, u2, ठीक है। अभी टर्म को क्या करो, ट्रांसफर करो, v वाली एक साइड रखो, u वाली एक साइड रखो, ये जो टर्म है इसको इस साइड ले आओ, इस टर्म को इस साइड ले आओ, क्या होगा, m1 v1 प्लस ये माइनस की टर्म थी, ये साइड आएगी किसकी हो जाएगी,
प्लस की m2 v2, ये माइनस की टर्म है, ये उस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, तो m1 u1 प्लस का निशान था ही यहाँ पे पहले वाले m2 u2। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या दिख रहा है इसे देखो, एक बॉल का मोमेंटम कितना था कॉलिजन से पहले, m1 u1 था, जब बॉल टकराई थी पहली कंडीशन देखो कितना था m1 u1, b का कितना था कॉलिजन से पहले m2 u2, ठीक है। कॉलिजन से पहले बिफोर द कॉलिजन, बिफोर द कॉलिजन में क्या था, ये ए बॉल थी, ए का मास था m1 और इसकी वेलोसिटी u1 थी, तो इनका मोमेंटम कितना हो गया m1 u1 ए का, और b का कितना था मास m2 था और इसकी वेलोसिटी u2 थी, ठीक है नहीं थी, m2 u2 हो गए बिफोर द कॉलिजन। आफ्टर द कॉलिजन क्या हुआ था, आफ्टर द कॉलिजन क्या हुआ था, ए बॉल क्या मास कितना हो गया था m, मास उतना ही रहेगा, वेलोसिटी कितनी हो गई थी v1 हो गई थी या नहीं हो गई थी, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया m1 v1, b का कितना हो गया था m2 v2। देखो एक बार कॉलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी ये था, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूं m1 m1 u1 m2 u2, और इन दोनों को ऐड करूं m1 v1 m2 u2, ये चीज है यहाँ पे m1 u1 m2 u2, m1 u1 m2 u2 और m1 v1 m2 v2, m2 v1 ये क्या शो करी है, ये क्या है पूरा टोटल मोमेंटम ए और बी का दोनों का टोटल मोमेंटम था आफ्टर द कॉलिजन, कॉलिजन के बाद टोटल मोमेंटम और कॉलिजन से पहले टोटल मोमेंटम, ये पहले था कॉलिजन से पहले दोनों का टोटल मोमेंटम था ए और बी का, और ये क्या है कॉलिजन होने के बाद टक्कर होने के बाद दोनों का टोटल मोमेंटम है या नहीं है ए और बी का, ये दोनों क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं, यानी आफ्टर टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन दोनों क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। इसका चेंज हुआ है, ए की बात करें तो ए का मोमेंटम क्या हुआ है चेंज हुआ है, बी की बात करें तो बी का मोमेंटम भी चेंज हुआ है, लेकिन दोनों का टोटल मोमेंटम है, जो दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहेगा, पहले इन दोनों का जो सम है वो क्या रहेगा इन दोनों के इक्वल रहेगा, यानी बिफोर द कॉलिजन मोमेंटम और आफ्टर द कॉलिजन मोमेंटम सेम रहेगा। देखो आगे समझे, इंडिविजुअली दोनों का चेंज हो रहा है, ए का भी चेंज हो रहा है बी का भी चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कैसा रहता है कंजर्व रहता है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होता, मोमेंटम क्या होता है कंजर्व रहता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपको पूरी क्या करनी पड़ेगी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर द कॉलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कॉलिजन दोनों क्या रहते हैं सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव पार्ट हो गया जितना भी था अपना अब तक का पूरे चैप्टर का जितना डेरिवेटिव पार्ट था, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे दो वो, और एक न्यूटन की सेकंड लॉ के अंदर जो अपने फोर्स की वैल्यू निकाली थी वो, जिसके अंदर से एक डेरिवेटिव पार्ट आ जाएगा 4 या 3 नंबर का, ठीक है। ओके।